सभी स्टूडेंट के लिए नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने वाक्य विचार का पार्ट 1 आप सभी को रिकॉर्ड करके और आपको भेजा था। हम आशा करते हैं कि आपको पार्ट 1 जो है वो पसंद आया है और वाक्य विचार के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार पढ़ने से पहले हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था वाक्य का अर्थ, वाक्य के अंग हमने पढ़े थे, वाक्य के तत्व। ये पहली वीडियो में हमने पढ़ लिए थे। इसमें एक बार हम थोड़ा सा इसमें यहाँ पर एक रिवीजन टाइप इसको अपन करेंगे कि वाक्य का अर्थ ये आपको बताया था कि ये शब्दों का सार्थक समूह होता है। शब्दों का सार्थक समूह होता है। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह। वाक्य की यदि डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा, तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। वाक्य के हमने अंग पढ़े थे, तो वाक्य के अंग हिंदी के अंदर दो अंग होते हैं। एक उद्देश्य, जिसको हमने आपको कर्ता का रूप दिया था कि वाक्य में जो कर्ता उपस्थित होता है उसको अपन उद्देश्य कहते हैं। एक विधेय होता है। विधेय जो है ये वाक्य में कर्ता के अलावा हमारे वाक्य में क्रिया उपस्थित है, कर्म उपस्थित है, आप सबको विधेय कहेंगे। कहने का मतलब वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य होता है और उद्देश्य के बारे में जो बात की जाए वो विधेय होता है। वाक्य के तत्व हमने 6 पढ़े थे कल। सार्थकता, आकांक्षा, आपका योग्यता, आशंति, अन्वय, पदक्रम, ये हमने वाक्य के तत्व पढ़े थे और ये सारी चीजें क्लियर आपकी उस वीडियो में हमने बिल्कुल एक नॉर्मल और सीधे तरीके से आपको ये क्लियर किया था, जिससे कि आपको कोई भी प्रश्न यदि परीक्षा में आए तो वो प्रश्न आपको परेशान ना करे और आप आसानी से उसका जो है जवाब दे सकें। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य को कितने प्रकार से बांटा गया है ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यदि अपन देखें हिंदी में कि वाक्य को कितने आधार पर बांटा गया, देखो किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज को बांटने का कोई ना कोई एक आधार होता है। माना कि आज आपको किसी क्लास के भी कोई टुकड़े करने हैं तो क्लास के एक सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन या कोई भी सेक्शन आप करेंगे तो उसमें भी आपको एक आधार चाहिए कि हम किस आधार पर क्लास का वर्गीकरण करें। तो यहां पर भी यदि अपन किसी भी, चाहे हम शब्दों को बांट रहे हैं, चाहे हम वाक्यों को बांट रहे हैं या हम किसी अन्य को बांट रहे हैं, तो बांटने का एक आधार होता है। यहां पर जो हमने आधार लिया है, हमारी हिंदी के अंदर वाक्यों को 2 आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर बांटा गया है? 2 आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर बांटा? 2 आधार पर। इसमें 2 आधार आपके जो हैं, पहला आधार था रचना के आधार पर और दूसरा आधार था अर्थ के आधार पर। दो आधार पर हमारी हिंदी में वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है, वाक्यों को बांटा गया है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। आपको यहाँ पर रचना के आधार पर जो आपके शब्द हैं, तो आपको रचना का मतलब आना चाहिए कि ये रचना के आधार पर मतलब क्या होता है। रचना का मतलब होता है, यदि आप इसको देखेंगे, रचना का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, बनावट,
मतलब वाक्य का निर्माण किस प्रकार हुआ, वाक्य को कैसे बनाया गया, वाक्य की जो बनावट है वो कैसे है। तो एक तो इसके आधार पर हमने वाक्यों को बांटा और एक हमने अर्थ के आधार पर वाक्यों को बांटा। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर भी हैं। तो अर्थ के आधार पर मतलब वाक्य का जो मीनिंग है, वाक्य का जो अर्थ है, तो उस अर्थ के आधार पर हमने वाक्यों को कैसे कैसे बांटा है। निर्माण के आधार पर, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर हमने कैसे कैसे बांटा है, ये हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले रचना के आधार पर, जो आपके 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर आपके 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। आज हम रचना के आधार पर जो हमारे वाक्य हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आपसे, और इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य आपके कितने होते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके एग्जाम्पल देखेंगे, उनको पहचानने का तरीका देखेंगे। यदि आपको जो कंपटीशन के अंदर जो प्रश्न निकल के आता है वो डेफिनेशन आपको पता है कि हम विकल्प वाले प्रश्न वहां पर हमको देखने को मिलते हैं, तो वहां पर हमको डेफिनेशन की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आपको समझने की इतनी आवश्यकता होती है कि आप उस प्रश्न को हल कर पाए, क्योंकि विकल्प जो होते हैं वो बहुत ही सटीक होते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं यहां पर, और सबसे पहले हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद, यदि अपन रचना के आधार पर वाक्य भेद की बात करते हैं तो ये 3 होते हैं। ये कितने होते हैं आपके? ये 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? एक सरल वाक्य होते हैं, एक होते हैं आपके सरल वाक्य, एक होते हैं आपके संयुक्त वाक्य, और एक होते हैं आपके मिश्र वाक्य। ये 3 वाक्य आपके होते हैं। बनावट के आधार पर माने, आप रचना के आधार पर माने, आप निर्माण के आधार पर माने, कैसे भी माने, रचना की दृष्टि से हमारी हिंदी के अंदर वाक्यों को 3 प्रकार से बांटा गया है, या वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? पहले आपके सरल वाक्य, दूसरे संयुक्त वाक्य, और तीसरे मिश्र वाक्य। अब हमको इन तीनों का क्या आना चाहिए? देखिए, यदि आप एकेडमिक स्कूल में हैं, 11वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, 9वीं में पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ते हैं, 8वीं में पढ़ते हैं, यदि आप एक स्कूल एजुकेशन में हैं तो यहां पर आपको उसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए, एग्जाम्पल भी आने चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। तो यहां पर, और यदि आप कंपटीशन में दे रहे हैं तो मेन चीज होती है यहां पर पहचान, उसका कंसेप्ट समझना कि ये हमको कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य। छोटी से छोटी चीज भी आपको इसके अंदर पहचाननी होती है। तो इसके अंदर सरल वाक्य हो चाहे कोई सा भी वाक्य हो, सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी परिभाषा क्या है, उसके उदाहरणों के बारे में बात करेंगे, और उसकी पहचान के बारे में बात करेंगे। यदि कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए तो आपको पहचान की जो टॉपिक है आपका, कि हम कैसे पहचानेंगे कि संयुक्त वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य कौन सा है, तो ये वाली जो चीज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम एक एक को पढ़ेंगे और आप एक एक को ध्यान से समझते जाएंगे, उसके एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। पहला आपका वाक्य है सरल वाक्य। पहला वाक्य क्या है? इसको आप साधारण वाक्य के नाम से भी जानते हैं, आप इसको साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। ये पहला वाक्य अपन पढ़ेंगे सरल और साधारण वाक्य। पहला वाक्य कौन सा पढ़ेंगे अपन? सरल और साधारण वाक्य। सरल और साधारण वाक्य के अंदर यदि आप एक डेफिनेशन की दृष्टि से जाएंगे, अब देखिए जैसे हमने वाक्य के अंग पहले पढ़ लिए हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय, ये हमने पहले पढ़ लिया। अब हमने पहले पढ़ लिया तो वहां पर तो ये आपको क्वेश्चन यदि वहां से निकलता है तो वहां पर आपको काम आना ही है
लेकिन ये यहां पर भी आपको काम आने वाला है। कैसे कि यदि आप सरल वाक्य की परिभाषा की बात करते हैं शॉर्ट रूप में, तो इसके अंदर एक उद्देश्य होता है, वह एक विधेय होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। कहने का मतलब एक सरल वाक्य जो है वो एक उद्देश्य के द्वारा और एक ही क्रिया के द्वारा जो है उसका निर्माण होगा। मतलब यहां पर आपको एक कर्ता वाक्य के अंदर मिलना है और एक यहां पर आपको जो है वो क्रिया भी मिलनी है। ठीक है। अब हमने देखा है कि काफी बच्चों के सामने या कंपटीशन में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो है वो निकल के आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सरल वाक्य के अंदर एक जो है वो उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। कहने का मतलब एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है या अन्य चीजें होती हैं। तो आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि भाई मुझे वाक्य के अंदर एक कर्ता देखना है। यदि वाक्य में एक कर्ता है तो क्या है? यदि एक कर्ता है तो क्या है? वो सरल वाक्य है। तो मैं आपको यहां पर कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये चीज जो है मैं बिल्कुल स्पष्ट करूंगा आपको कि एक उद्देश्य या दो उद्देश्य, ठीक है ना, या एक विधेय और दो विधेय, यदि ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती है तो आप उसके अंदर क्या करेंगे? वो सरल वाक्य होगा, नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों होगा। यहां पर हम इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। मैंने आपको ये बता दिया उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, ये हम जानते हैं। अब माना कि बात आती है उदाहरण की। मैं माना कि यहां पर एक एग्जाम्पल देता हूं कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। यहां पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहां पर हम देखेंगे कर्ता और क्रिया। मैंने देखा यहां पर मोहन जो है ये आपका क्या है? उद्देश्य है। क्या है ये आपका? आपने पुस्तक पढ़ता है या पढ़ता है के बारे में बात करो, क्रिया भी आप विधेय मानते हैं, तो विधेय आपका एक है। आपके वाक्य के अंदर एक ही कर्ता है, मतलब एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। तो ओवरऑल यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये आपका सरल वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा? ये आपका सरल वाक्य होगा। लेकिन ये तो हमारी बात सही है, हमने परिभाषा में लिखा कि वाक्य के अंदर एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, तो वो वाक्य सरल होगा। लेकिन यदि माना कि मेरे पास में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कैसी कि यहां पर मैंने लिखा पति पत्नी दोनों घूमने जाते हैं। पति पत्नी दोनों घूमने जाते हैं। अब यहां पर अपन देखिए पति अलग है, पत्नी अलग है। कहने का मतलब आपके पास जो कर्ता हैं वो आपके पास में दो हैं। देखिए एक तो आपके पास में पति है, एक आपके पास में पत्नी है। ये दोनों ही अलग अलग हैं। ये भी आपका उद्देश्य है, ठीक है ना, और ये भी आपका उद्देश्य है। ठीक है। मतलब आपके सामने दो कर्ता वाक्य के अंदर मौजूद हैं और ये काम क्या करते हैं? जाने का काम कर रहे हैं। मतलब ये दोनों कर्ता है। अब जब दोनों कर्ता है तो ये दोनों उद्देश्य भी है। अब आपके सामने दो उद्देश्य हो गए, लेकिन विधेय आपका एक ही है। विधेय आपका एक है और उद्देश्य आपके पास में दो हैं। अब यदि आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है, आपको ऐसा कोई प्रश्न आता है जहां पर दो व्यक्ति या दो उद्देश्य हो, दो कर्ता हो और वो एक काम को साथ साथ कर रहे हैं, मतलब उनके साथ में एक विधेय है, और यदि एक विधेय के साथ दोनों वर्क कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों कर्ता हैं, दोनों उद्देश्य हैं, तो आपको ऐसी परिस्थिति में इसको कौन सा वाक्य बोलेंगे? हम सरल वाक्य बोलेंगे।
आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक उद्देश्य और एक विधेय वाला वाक्य जो है वो सरल होता है। नहीं, एक उद्देश्य के साथ में दो उद्देश्य भी है, और दो उद्देश्य यदि एक ही विधेय के साथ जुड़े हुए हैं और ये कार्य वो साथ साथ कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो वाक्य होगा वो सरल वाक्य ही होगा। यदि माना कि एक से दो हो गए, माना कि दो से तीन हो, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कि मोहन, सोहन और श्याम मोहन, सोहन और श्याम बाजार गए। यहां पर अपन देखेंगे कि यहां पर आपके कर्ता कितने हैं, एक, दो, तीन, तीन कर्ता आपके सामने है, मतलब तीनों ही आपके क्या हैं, उद्देश्य हैं। तीन कर्ता हैं, एक, दो, तीन। बाजार गए, ये आपका विधेय जो एक ही है, ये विधेय क्या है, एक ही है। आपको इस परिस्थिति में बिल्कुल ही अपनी कोई भी चिंताग्रस्त आपको नहीं होना है, आपको टेंशन में नहीं आना है। आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ये कितने भी उद्देश्य हैं, मोहन, चौहान और श्याम, ये बाजार जाने का कार्य कर रहे हैं, मतलब विधेय इनका एक ही है और एक ही विधेय के साथ में ये कार्य कर रहे हैं, मतलब बाजार ये साथ साथ गए हैं। तो आपको ऐसी परिस्थिति में इस वाक्य को सरल वाक्य ही लिखना है। कौन सा वाक्य लिखना है, ये सरल वाक्य। यदि आप देखिए एक परिस्थिति आपके सामने अलग और बन सकती है। देखिए मेरे हिसाब से जो परिस्थितियां आपको यदि लग रही हैं, तो जो परिस्थितियां मुझे अच्छी लग रही हैं कि ये पेपर के अंदर आपको आ सकती हैं और आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, तो उन परिस्थितियों को मैं यहां पर आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। एक माना कि ऐसा यहां पर आ गया कि रमेश, सुरेश व महेश हमारे घर आते जाते रहते हैं। अब यहां पर आपको देखना है थोड़ा सा, हमने यहां पर लिखा कि रमेश, सुरेश, महेश हमारे घर आते जाते रहते हैं। यदि अपन बात करते, देखिए ये आपका करता है, ये आपका करता है, ये करता है, मतलब आपके सामने जो है वो तीन उद्देश्य हैं। कितने उद्देश्य हैं आपके सामने, उद्देश्य है आपके पास सात, तीन। कितने उद्देश्य हैं आपके पास, तीन। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं आना और जाना, ये विधेय भी आपके पास में दो हो गए। विधेय कितने हो गए, मतलब ये आते भी हैं और जाते भी हैं। अब आपकी एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी कि सर यदि हमने यहां पर उद्देश्य तीन थे लेकिन यहां पर विधेय एक ही था तो वाक्य सरल हुआ, लेकिन यहां पर उद्देश्य भी एक नहीं है, तीन है, और विधेय भी एक नहीं है, मतलब विधेय भी आपके सामने दो हैं। तो इस परिस्थिति में वाक्य कौन सा होगा, सरल होगा या अन्य कोई वाक्य होगा? तो बिल्कुल आपको दिमाग में टेंशन नहीं लेना, ये भी आपका सरल वाक्य ही है। अब इसका कारण देख लीजिए आप कि सरल वाक्य क्यों है, क्योंकि आप देखिए ये जो तीनों आपके सामने जो करता है, जो उद्देश्य है, वो एक ही घर में, मतलब हमारे घर में साथ साथ जाते हैं और साथ साथ आते हैं। मतलब जब एक से अधिक उद्देश्य या एक से अधिक कर्ता किसी भी कार्य को करते हैं, साथ साथ करते हैं, साथ साथ जाते हैं, साथ साथ आते हैं, एक समय में करते हैं, तो उनको हम अलग नहीं मान करके
यहां पर क्या करेंगे, उनको हम एक सरल वाक्य मानेंगे। ये सरल वाक्य से संबंधित आपको जो क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किए। अब हम दूसरा वाला वाक्य देखेंगे, संयुक्त वाक्य। अब हम देखेंगे नंबर पर आपके जो आते हैं वो आते हैं संयुक्त वाक्य। आपके दूसरे नंबर पर आएंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की यदि अपन बात करते हैं तो संयुक्त वाक्य के अंदर आपको दो स्वतंत्र वाक्य जो है वो देखने को मिलते हैं। दो आपको स्वतंत्र वाक्य देखने को यहां पर आपको मिलेंगे। दो स्वतंत्र वाक्य। पहली बात तो ये हो गई कि आपको दो स्वतंत्र वाक्य एक वाक्य के अंदर आएंगे। अब आपको कोई भी चीज जब दो आएंगे तो दोनों एक साथ जुड़ के भी आएंगे, और दोनों एक साथ जुड़ के आएंगे तो जोड़ने के लिए भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि हमारी हिंदी के अंदर समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, और समुच्चय बोधक शब्दों के अंदर जोड़ने का काम करने वाली शब्द होते हैं संयोजक शब्द। कौन से शब्द होते हैं? संयोजक शब्द। ये संयोजक शब्द जो है वो हमारे इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। संयोजक शब्दों में जैसे आपके और आ गया, तथा आ गया, एवं आ गया, वे आ गया, लेकिन आ गया, किंतु, परंतु, बल्कि, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन यहां पर हम शब्दों को जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर वाक्य का टॉपिक पढ़ रहे हैं, और वाक्य का टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम वाक्य जोड़ने की बात करेंगे। तो यहां पर इनका जो काम है मुख्य, वो काम है आपके इन दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का। मुख्य इनका कार्य यहां पर ये है। जैसे आप यदि एग्जाम्पल देखें, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं इनके कि किस प्रकार से आपको संयुक्त वाक्य जो है वो आएगा, किस प्रकार से आपको संयुक्त वाक्य का उदाहरण आएगा। तो देखिए, जैसे माना कि मैंने यहां पर लिखा कि मोहन सो रहा है और सोहन पढ़ रहा है। आपके सामने एक सेंटेंस आया और एक सेंटेंस में आपको बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। आपको दिया गया कि मोहन सो रहा है, दूसरा वाक्य था सोहन पढ़ रहा है, और बीच में आपको एक और शब्द जो है वो दिया गया है। यहां पर अपन को देखना है कि देखिए यहां पर एक उद्देश्य अलग है, ये करता है, ठीक है ना, ये आपका एक विधेय अलग है, यहां पर एक उद्देश्य अलग है, यहां पर एक विधेय अलग है। कहने का मतलब एक उद्देश्य एक विधेय इधर है, एक उद्देश्य एक विधेय इधर है, और ये सरल वाक्य है। ये कैसा है? ये सरल वाक्य है। और ये भी कैसा है? ये सरल वाक्य। मतलब दोनों ही सरल वाक्य हैं और दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध जो है वो बिल्कुल नहीं है। और जब दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब है इनको जोड़ा गया है, और जोड़ने के लिए हमने संयोजक शब्द के रूप में किसका प्रयोग किया है? और शब्द का प्रयोग किया है। तो ये आपको जोड़ने का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? आपका जोड़ने का काम कर रहा है। यदि आपको ऐसी कोई भी परिस्थिति आपके सामने आए, और यहां पर एक चीज अपन को ध्यान ये भी रखनी है कि इतना ही मत समझ लेना कि यदि हमको और आ जाए और आते ही और हमने संयुक्त वाक्य कर दिया, नहीं, आपको ये ध्यान रखना है। मैंने आपको अभी भी बताया कि संयोजक शब्द जो होते हैं ये शब्दों को भी जोड़ते हैं
और वाक्यों को भी जोड़ते हैं। अब यदि आपको एग्जाम्पल आया कि राम और श्याम खेलने जाएंगे, और राम और श्याम में जैसे आपको एग्जाम्पल आ गया राम और श्याम खेल रहे हैं, ऐसे आपको एक एग्जाम्पल आया, आपने देखा कि इसके अंदर क्या आ रहा है, और आ रहा है, क्या देखा आपने कि और आ रहा है, और जैसे आपने इस और को देखा, आपने ये नहीं देखा कि और किसके मध्य में है। आप देखिए ये दोनों जो करता है काम, कौन खेलने का काम कर रहे, खेलने का काम राम भी करेगा और श्याम भी करेगा, दोनों करेंगे, और दोनों के लिए को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब ये यहां पर आपके वाक्य को नहीं, आपके शब्दों को जोड़ रहा है, तो यहां पर ये सरल वाक्य माना जाएगा। कौन सा वाक्य माना जाएगा? ये सरल वाक्य। ये संयुक्त वाक्य यहां पर नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त वाक्य जब तक नहीं होगा जब तक आपके जो और शब्द है या और अन्य आपके जो संयोजक शब्द हैं, चाहे वो और है, तथा है, एवं है, वह है, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, कुछ भी है, ये जब तक वाक्यों को नहीं जोड़ेंगे तब तक आपका संयुक्त वाक्य नहीं होगा। ये आपका संयुक्त वाक्य है और नीचे वाला आपका क्या है? सरल वाक्य। मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट जो है वो संयुक्त वाक्य का बिल्कुल क्लियर है। एक वाक्य आपके होते हैं नंबर 3 पर, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य जो आपके हैं उनके अंदर यदि अपन देखेंगे तो एक वाक्य जो होता है, एक वाक्य प्रधान होता है। पहली चीज अपन को यह ध्यान रखनी है कि एक वाक्य इसमें प्रधान होता है और एक वाक्य आश्रित होता है। एक वाक्य कैसा होता है? आश्रित होता है। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात इसके अंदर ये होती है कि ये संबंध बोधक शब्दों से जुड़ते हैं, शब्दों से जुड़ते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 3 बात यदि आपको ध्यान है तो 3 बातों में आपका पूरा मिश्र वाक्य जो है वो सिमटा हुआ है। यदि आपसे कोई डेफिनेशन की इसकी बात करे तो आप इसमें बता देंगे कि ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है और एक वाक्य उसके ऊपर आश्रित होता है, तो ये दोनों वाक्य यदि संबंध बोधक शब्दों से जोड़े गए हैं तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब बात आती है संबंध बोधक शब्दों की कि इसमें कौन कौन से आते हैं। जैसे जो आ गया, जिसे आ गया, जिन्हें आ गया, जिन्होंने आ गया, जिससे आ गया। कुछ संबंध बोधक शब्द जो होते हैं वो जोड़े के अंदर आते हैं। जोड़े के अंदर कैसे? जैसे आ गया ज्यों त्यों, ये ज्यों त्यों, जैसा वैसा, ये आपके जोड़े के अंदर आते हैं। ये ज्यों ही मैंने कीचड़ में पैर रखा त्यों ही मैं फिसल गया, तो ज्यों ही पैर रखा त्यों ही फिसला। मतलब एक वाक्य जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक व्यक्ति फिसला कब? जब उसने कीचड़ में पैर रखा, ये इस पर डिपेंड हो गया। कीचड़ में पैर रखा तब क्या हुआ? वो खिंचला। तो दोनों आपस में एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। और यदि ऐसा वाक्य आपको दिखता है तो आपको वहां पर मिश्र वाक्य करना है। जैसे इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। माना कि अपन, और यहां पर मैंने लिखा जो बालक पढ़ता है वह उत्तीर्ण होता है। मैंने यहां पर लिखा कि जो बालक पढ़ता है वह उत्तीर्ण होता है। जो बालक पढ़ता है
वह उत्तीर्ण होता है। पहली बात तो आपको एक ये जो है, जो से आपको पता चल गया कि यहां पर जो क्या है, संबंध बोधक है। क्या है ये? संबंध बोधक। ये संबंध किसके अंदर बता रहा है? इस 1 नंबर सेंटेंस, ये 2 नंबर सेंटेंस, दोनों वाक्यों के अंदर एक संबंध है। क्या संबंध है? कि वह उत्तीर्ण होता है। वह उत्तीर्ण होता है। वह कौन उत्तीर्ण होता है? तो इसके लिए आपको यहां पर आना पड़ेगा कि वह उत्तीर्ण होता है जो बालक पढ़ता है। यदि आप पहले सेंटेंस को पढ़ते कि जो बालक पढ़ता है, अब जो पढ़ता है तो वो क्या होता है? वो उत्तीर्ण होता है। मतलब आपको एक वाक्य से दूसरे वाक्य को पर आपको जाना पड़ेगा। एक वाक्य से दूसरे वाक्य पर आपको जाना पड़ेगा। उनका एक संबंध होता है, एक कनेक्शन होता है। यदि माना कि जैसे यहां पर आ गया रमा उमा की मां है, जो एक गृहिणी है। उमा रमा की मां है, जो एक क्या है? गृहिणी है। यहां पर आपको दिया गया है रमा उमा की मां है। रमा उमा की क्या है? मां है। एक सेंटेंस ये कि एक गृहिणी है। अब ये गृहिणी कौन है? तो कौन है? रमा उमा की मां है। तो इसका मतलब उमा की मां भी यही है और गृहिणी भी यही है। मतलब हमने एक रमा के बारे में हमने 2 बात बताई कि रमा जो है वो उमा की मां भी है और एक गृहिणी भी है। मतलब इस सेंटेंस का इससे और इसका इससे आपस में क्या है? संबंध है। और वो संबंध हमारा जो के द्वारा आपको यहाँ पर दिखाया गया है। और जो क्या है? आपका संबंध बोधक अव्यय है। क्या है आपका? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक शब्द है। तो यदि आपको किसी भी प्रकार से 2 वाक्य आए और दोनों वाक्य आपस में जुड़े हो, एक का दूसरे से कोई कनेक्शन हो, एक दूसरे पर डिपेंड हो, तो आपको क्या करना है? मिश्र वाक्य करना है। यदि दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं और दोनों संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं, ऐसी स्थिति में आपको वाक्य करना है संयुक्त। और यदि एक ही सेंटेंस है जिसके अंदर एक उद्देश्य और एक विधेय है, तो वो आपको करना है सरल वाक्य। ये आपके रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तीनों के बारे में हमने बातें की। इसके बाद में हम पार्ट 3 में आपको, ये पार्ट 2 है आपका वाक्य का, पार्ट 3 में हम अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्यों को पढ़ेंगे। और इसके बाद हम एक विकल्पात्मक जो है प्रश्न रख करके हम आपको वाक्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको एक वीडियो के अंदर कराएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और प्रैक्टिस के बाद में एक टॉपिक के प्रति आपका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि बाकी का टॉपिक यदि कोई भी प्रश्न निकल के आता है तो मैं उसको आसानी से हल कर दूंगा, आसानी से उसका उत्तर दे दूंगा। तो आप इनको वीडियो को देखते रहिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट भी कर दें आपको नया टॉपिक कोई चाहिए या इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है या कोई अन्य आपका कोई डाउट है, तो डाउट को भी आप हमारे साथ कमेंट के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।